बहुत ही आपत्तिजनक बात है ये। एक वज़ीर आला को इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। इन्होंने ज़बानों का मज़हब भी बता दिया कि उर्दू जो है मुसलमानों की ज़बान होगी। इन्होंने ज़बरदस्ती बना दिया। कहाँ है उर्दू मुसलमानों की ज़बान? होते कौन हैं उर्दू के बारे में इस तरह की बात करने वाले? जलील को कब तलक जलील करूं, ज़बां जलील हुई जाती है। उनको शर्म नहीं आती है कि उर्दू की मुखालफत कर रहे हैं और उर्दू ज़बान बोल रहे हैं? बीमार लोग हैं, ये ज़हनी तौर पर बीमार लोग हैं, बहुत विकृत सोच के लोग हैं। हम एक ही नस्ल के लोग हैं, आदम और हव्वा के। कि मुल्ला कटमुल्ला कैसी बात कर रहे हैं? अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली को हम भूल जाएंगे क्या? क्या श्रद्धालुओं की जान की कीमत नहीं है? क्या श्रद्धालु हिंदुस्तानी नहीं है? कोई जगह अगर बहुत पाक है तो वो ऐसा थोड़ा है कि किसी खास महीने में ही पाक रहेगी, वो कभी भी उतनी ही पाक होगी। नीतीश कुमार वक्फ बिल पे सरकार के साथ है या अपनी जनता के साथ है? कि तेरी इन नफ़रतों को प्यार की खुशबू बना देता, मेरे बस में अगर होता तुझे उर्दू सिखा देता। और ऊपर वाला जब भेद नहीं करता है तो नीचे वाले आप कौन होते हैं भेद करने वाले? अच्छा, आपने देखा होगा क्या किसी लैंग्वेज को कोई दायरा सेट कर सकते हैं? क्या किसी लैंग्वेज को किसी समुदाय की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर कटमुल्ला, मौलवी, उर्दू, वो तमाम बातें बोली। उसको कैसे देखते हैं? बहुत ही आपत्तिजनक बात है ये। और एक वज़ीर आला को इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। वैसे तो किसी को हक नहीं है, लेकिन चूँकि लोग पॉलिटिशियंस की तरफ देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, अगर वही लोग इस तरह की गंदी बातें करेंगे और पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज करने की कोशिश करेंगे, किसी लैंग्वेज को किसी रिलीजन से जोड़कर और चित्रित करेंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। हमारा मुल्क तो इस तरह से कभी नहीं सोचता रहा है। और आप बताइए कि ज़िंदगी के किस पहलू में उर्दू शामिल नहीं है इस देश में? हम लोग जब से सोते हैं और जब जगते हैं और रात दिन कितने ऐसे लफ्ज़ हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं और वो रच बस गए हैं यहाँ। दूसरा कि ये होते कौन हैं उर्दू के बारे में इस तरह की बात करने वाले? इस देश में तो कभी कोई खांचा नहीं बना है कि ये हिंदी, ये उर्दू। ये हिंदुस्तानी ज़बान आज से, खुसरो के समय से। और कितने लोग आए, फिराक से लेके दयाशंकर नसीम से लेकर आनंद नारायण मुल्ला से लेकर चकबस्त से लेकर न जाने कितने लोगों ने उर्दू की सेवा की है और उर्दू को समृद्ध किया है। और उर्दू ने हम लोगों को तहज़ीब याफ्ता बनाया है। मैं समझता हूँ कि अगर प्राइमरी स्कूल तक उर्दू की भी पढ़ाई हर विद्यालय में कर दी जाए, जैसे संस्कृत पढ़ाया जाता है, तो हमारी हिंदी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हम लोग बिना बात के जलील को जलील करते रहते हैं। जलील को कब तलक जलील करूं, ज़बां जलील हुई जाती है। और उसके बाद हम लोग थोड़े पशेमा होते हैं, करे इसको और ठीक से पढ़ा जाना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई ज़बान इतनी लयात्मक है कि कोई बात अगर आप सुनते हैं तो सीधे वो दिल में उतरता है। शेर है दरअसल वही हसरत जो सुनते ही दिल में उतर जाए। तो इसकी अपनी खूबसूरती, इस ज़बान की अपनी मिठास है। और सिर्फ कोई पोइट्री की बात नहीं, जो प्रोज़ लिखे गए हैं, जो नॉवेल लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक, उसको लोग पढ़ेंगे तो अपने आप को समृद्ध करेंगे। उन तमाम तहज़ीब की रोशनी में देख पाएंगे देश दुनिया को, अपने बड़े लोगों ने जो जद्दोजहद की है इस मुल्क की आज़ादी में, चाहे वो हसरत मोहानी हों, चाहे यूसुफ मेहर अली हों, चाहे वो अली बिरादरान हों, शौकत अली हों, जौहर अली हों, मौलाना आज़ाद हों, ज़ाकिर हुसैन साहब हों, ये जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सारे, चाहे हमारे यहाँ के मौलाना मज़हरुल हक साहब हों, उन्होंने 16 बीघा ज़मीन सदाकत आश्रम, जो आपको अभी कांग्रेस का दफ्तर है वहाँ का, उन्हीं की दी हुई ज़मीन पर है। और उन्होंने विद्यापीठ की स्थापना की और उन्होंने 400 प्राइमरी स्कूल खोले वहाँ। कोई मज़हब की दीवार नहीं थी। और जो सिवान के फरीदपुर में उनका घर अभी भी कायम है, उसका नाम है आशियाना, उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद, ये सारे लोग जाके वहाँ ठहरे हुए हैं। तो हमारे आज़ादी की लड़ाई में ये सारे लोग
करो या मरो का स्लोगन अगर गांधी जी ने दिया तो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली को हम भूल जाएंगे क्या? तो ये बहुत ही, या हम फ्रंटियर गांधी को भूल जाएंगे, सीमांत गांधी को, बादशाह खान को, जिन्होंने कभी तकसीम को कबूल ही नहीं किया और वहाँ गए तो वहाँ भी परेशान रहे। अच्छा, क्या लगता है क्यों बार बार सदन में या पार्लियामेंट में इस तरह की बातें होती हैं? कठमुल्ला, मौलवी, क्या वजह है इसके पीछे कि इस तरह की बातें की जाती ये बीमार लोग हैं, ये ज़हनी तौर पर बीमार लोग हैं, बहुत विकृत सोच के लोग हैं। इनको, ये नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये बहुत एबनॉर्मल बिहेवियर है। कोई सोच समझ का साफ़ सुथरा दिमाग का आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता है। कब्र से निकाल कर रेप करने की बात इन्हीं की सभा में हो रही थी और ताली लोग बजा रहे थे। मतलब हमारा समाज भी सड़ता जा रहा है और ये हमारी सामूहिक चिंता का विषय है। इस तरह से अगर लंबे समय तक हम इस घटा टोप में और इस तंगजहनी में लोगों को डाले रखेंगे और हम उनके परिष्कार के लिए कोई काम नहीं करेंगे, हम उनसे डायलॉग नहीं करेंगे, तो लोगों को तो ये लगेगा कि इसी तरह के लोग नुमाइंदे होते हैं, जबकि ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार कहा कि भाई हमारा एक ही धर्म है और वो है इंसाफ और इंसानियत, इसके सिवा हमारा ना कोई दूसरा धर्म है और ना हमारी कोई दूसरी ज़ात है। हम सब आदम ज़ात हैं, हम एक ही नस्ल के लोग हैं, आदम और हव्वा के। तो हमारे और आप में किसी में भेद कैसा हो सकता है? आपने तालियां बजने को लेकर बात की, कुंभ की व्यवस्था को लेकर काफ़ी तालियां बज रही, काफ़ी बात हो रही है। योगी जी को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि इतनी पब्लिक होने के बावजूद भी वहाँ पर जो है वो व्यवस्था जो है बिल्कुल सही चल रही है। नहीं, अव्यवस्था है और ये सरकार जनित अव्यवस्था है। सरकार नाकाम रही है। सरकार को क्या मालूम नहीं था कि दूर दराज के इलाके से इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे यहाँ, और आएंगे तो उनके रहने ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और वीआईपी ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हैं उससे भगदड़ मच रही है। हर आमो खास को एक तरह से क्यों नहीं ट्रीट किया जा रहा है? और ऊपर वाला जब भेद नहीं करता है तो नीचे वाले आप कौन होते हैं भेद करने वाले? तो ये क्या पूरा मामला है कि कहा जा रहा था ये जो मेला है ये 144 साल बाद आएगा, इतनी लंबी अवधि आपको नहीं लगता है कि लोगों में बेचैनी हो गई कि भाई हमारी ज़िंदगी में ये आया नहीं आया, तो इस वजह से लोग ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, ये एक तरह से पैनिक क्रिएट किया गया है। और वो जो फोमो नहीं होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो गाँव समाज से सब लोगों के बीच जो है एक भगदड़ मच गई है वहाँ पहुँचने की। भाई कोई जगह अगर बहुत पाक है तो वो ऐसा थोड़ा है कि किसी ख़ास महीने में ही पाक रहेगी, वो कभी भी उतनी ही पाक होगी। और ये ज़रूरी थोड़ा है कि जब बहुत भीड़ हो तभी हम उस जगह को देखें। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। होता है, मान लीजिए पर्व त्यौहार है तो उसमें लोग जाते हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन 144 साल से ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक बात है। और वहाँ के लोगों ने भी खंडन किया है, कुछ साधु संतों ने भी। तो आपने लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। ट्रेन में इतनी भीड़ और इतनी बदइंतज़ामी है। हम तो समझते हैं कि उस भगदड़ के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार वहाँ का एक कमिश्नर जो है, जो ऐलान कर रहा था कि आप लोग जल्दी जल्दी जाइए, सुबह सुबह, इस तरह की बात कर रहा है। और सारा का सारा फोकस जो है कुछ वीआईपी पर इन लोगों का रह गया। हम कह रहे हैं कि आपने देखा है कभी गुरुद्वारे में भेदभाव करते हुए? नहीं, सब एक साथ अरदास करते हैं। आपने कभी देखा है मस्जिद में कि कोई यहाँ बैठ के नमाज़ पढ़ेगा, कोई वहाँ पढ़ेगा? वो एक कहते हैं ना कि भाई कि हमें खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये कितनी खूबसूरत बात है, ये सीखने लायक बात है और इसको सभी मज़हब के लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि ये अजय सिंह बिष्ट जो हैं वो अपना तो आइनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं और ना तो अखलाकी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं, और इसीलिए इतनी परेशानी है। देश का सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ सदन में इस तरह की बात, एक ज़बान के बारे में उल्टी पुल्टी बात कर रहे हैं, बहुत घटिया बात है। इस देश की सभी भाषाएं उतनी ही सम्मान की हकदार हैं और इस उनके कहने से कुछ हो जाएगा? आप कैसे रोक देंगे हमको मैंने बोलने से? हमारे हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है उर्दू के बिना देश की कल्पना की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। पूरे हिंदुस्तानी सिनेमा की कल्पना नहीं की जा सकती है, साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। वो कहने को हिंदी साहित्य है, लेकिन उसमें कितने लफ्ज़ उर्दू के हैं। और इंग्लिश इसलिए इतनी रिच लैंग्वेज बन गई कि वो जहाँ जहाँ से उसको मिला वहाँ से उन लोन वर्ड्स को एसिमिलेट किया अपने अंदर और वो अपना बना लिया उसको।
तो ये बहुत ही वाहियात बात है। हमको तो वसीम साहब का एक शेर याद आता है कि तेरी इन नफ़रतों को प्यार की खुशबू बना देता, मेरे बस में अगर होता तुझे उर्दू सिखा देता। कि उर्दू सिर्फ ज़बान की बात नहीं, ये पूरी की पूरी तहज़ीब को अपने अंदर समाने की बात है। और उर्दू एक रिवायत का नाम है, और उर्दू ने मेरे जैसे लोगों को तो एक रोशन ख्याल बनाया। आज भी साहिर को उठा के पढ़ लीजिए, उनका चकले पढ़ लीजिए, उनकी औरत पढ़ लीजिए, उनकी परछाइयाँ पढ़ लीजिए, उनकी लिखी नज़्म ताजमहल पढ़ लीजिए, उनकी लिखी नज़्म ए शरीफ इंसानों पढ़ लीजिए। तो ये सब कुछ जो है आपको पता चलेगा कि हमारा देश कितने बड़े पाए के शायरों से भरा हुआ है। और उन लोगों ने सीधे सीधे समाज के अंदर चल रही चीज़ों को अपनी लेखनी के ज़रिए दुनिया के सामने रखा। उन लोगों ने हमें तहज़ीब याफ्ता बनाने की कोशिश की, और अपनी रचनाओं के ज़रिए उन्होंने बताया कि इस देश की जो इतनी पुरानी सभ्यता है वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। और इसलिए उनके लिटरेचर में एक तंगजहनी का कहीं भी रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है। बड़ी सोच के लोग थे, बड़े ख़याल के लोग थे, और इसीलिए हम समझते हैं कि किसी भी मज़हब के लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखनी चाहिए। और वो भाषाएं हमारे पूरे मानस का भी एक तरह से सूचकांक होती हैं कि हम किस तरह से उसको बरतते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कोई भी लैंग्वेज उसकी कोई बाउंड्री होती है या उसका कोई मज़हब होता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर कहते हैं, उर्दू के बारे में बोल देते हैं, कठमुल्ला बोल देते हैं, बहुत सारी बोलते हैं। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी जो सेन दिमाग का होगा वो इस बात को देखेगा। योगी आदित्यनाथ जी जो कि एक प्रदेश के मुखिया हैं, उनके ज़रिए ऐसी बयानबाजी दो बातों के बारे में बताती है। एक कि उनको जानकारी की कमी है, उनके आसपास जो उनके सलाहकार हैं वो जाहिल हैं, और इसी वजह से उनको भी जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी होती तो उनको ये पता होता कि जिस ज़बान के बारे में वो इस तरह से बोल रहे थे वो प्योर हिंदुस्तानी ज़बान है। ये एक ऐसी ज़बान है उर्दू जिसकी नींव हिंदुस्तान में है, जिसको बोला जाता हिंदुस्तान में है। आगे चलते हुए इन लोगों ने इसको इस तरह से किया है कि जानबूझ करके, चूँकि हर चीज़ ये दौर तो ऐसा है जहाँ पर रंगों का मज़हब बता दिया गया, तो इन्होंने ज़बानों का मज़हब भी बता दिया कि उर्दू जो है मुसलमानों की ज़बान हो गई। इन्होंने ज़बरदस्ती बना दिया। कहाँ है उर्दू मुसलमानों की ज़बान? आपके जो मेरे ख्याल से फादर या दादा वगैरह होंगे, उनके ज़माने के, हमारे फादर के ज़माने के लोगों को मैं जानता हूँ, सभी लोग किसी भी मज़हब के हों वो उर्दू में लिखते थे, उर्दू में पढ़ते थे, उर्दू में बोलते थे। कहाँ कोई ज़बान में। अच्छा, जब अफसोस की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ भी जब ये भाषण दे रहे होंगे, जब वो उर्दू के मुखालफत में कुछ बोल रहे होंगे, उस वक्त कहीं ना कहीं वो उर्दू के अल्फाज का बयान कर रहे होंगे। उनको शर्म नहीं आती है कि उर्दू की मुखालफत कर रहे हैं और उर्दू ज़बान बोल रहे हैं? तो ये मानना पड़ेगा कि उर्दू जो है आपकी अपनी ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बान है, ये किसी भी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। और दूसरी बात, ये कहना कि मुल्ला कटमुल्ला, कैसी बात कर रहे हैं? मुल्ला और मौलाना क्या कम जानकार होते हैं? और अगर किसी भी धर्म का जानकार है, चाहे वो मौलाना हो या कोई साधु हो या कोई चर्च का बंदा हो, वो भी जानकारी रखता है, वो भी आपसे ज़्यादा ज्ञान रखता है। आप कैसे ऐसे मुल्ला कटमुल्ला बोल सकते हैं? तीसरी बात कि अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि इस लैंग्वेज से कुछ हासिल नहीं होता है, क्या हमारे एकेडमिक्स में, क्या हमारे लोग उर्दू के जानकार जिनको उर्दू की वजह से जॉब मिलती है नहीं है? क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर उर्दू के बेस पे अलग अलग तरह के सरकारी और गैर सरकारी जॉब्स नहीं हैं? तो यही अफसोस की बात है कि इस तरीके से किसी ज़बान को सिर्फ इसलिए लांछन लगाना चूँकि आप अपने एक सर्टेन सेगमेंट को ये बताना चाहते हैं कि देखो ये ज़बान मुसलमानों की ज़बान है और मैं इस ज़बान की मुखालफत कर रहा हूँ, तो समझो कि मैं उसके ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हूँ। ये है पॉलिसी, और कुछ नहीं है। अच्छा, कुंभ को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। बहुत लोगों की आपने देखा होगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जान चली जाती है, लेकिन जब कुंभ में बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं तो वो ट्वीट करते हैं। वहाँ से जूही चावला और उनसे अलग कई सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिनके ट्वीट आ जाते हैं, रिएक्शन आ जाती है कि यहाँ जो बंदोबस्त है बहुत अच्छा किया गया है, और बहुत सारी बातें जो है कुंभ को लेकर की गई हैं। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो लोग सेलिब्रिटीज़ गए होंगे, मुझे नहीं मालूम, तो मैं तो नहीं गया हूँ। तो जो महाकुंभ का आयोजन है, मेरी ख़बर में जो आई है बात के कुछ
जो सेलिब्रिटीज़ टाइप के लोग हैं उनके लिए अलग इंतज़ाम है और आम जनता के लिए अलग इंतज़ाम है। तो इस तरह का जब दो तरह का इंतज़ाम है तो जाहिर सी बात है कि उन सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब इंतज़ाम ही दो तरह का है तो एक इंतज़ाम जो उन सेलिब्रिटीज़ का है वो हम फ़ोटो से देख ले रहे हैं, लेकिन दूसरी फ़ोटो वो भी देख रहे हैं जो आम जनता के लिए जो इंतज़ाम है, जो आम जनता जिस तरह से प्रताड़ित हुई है अलग अलग जगहों पे, और जिस तरीके से मुझे लगता है एक इतना आस्था का आयोजन है। श्रद्धालु जा रहे हैं, क्या श्रद्धालुओं की जान की कीमत नहीं है? क्या श्रद्धालु हिंदुस्तानी नहीं है? वो इसी भारतवर्ष के हैं। तो जब इसी भारतवर्ष के हैं तो उनकी जान की कीमत आपको नहीं लग रही है? और वो लोग पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से प्रयागराज पहुंच रहे, इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। क्या आप ये नहीं खबर रख सकते कि अलग अलग रेलवे स्टेशंस पे जो हालत हो रही है, अलग अलग एयरपोर्ट्स पे जो हालत हो रही है, दिल्ली की खबर आप देख लें, बिहार में आप देख लें, उत्तर प्रदेश के अलग अलग रेलवे स्टेशंस की खबर देख लें, तो इंतज़ाम की पोल तो ये तस्वीरें देखने की हैं। सेलिब्रिटीज़ जो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे फॉलोअर्स के लिए और लाइक्स के लिए लगा रहे हैं वो देख के क्या करेंगे? उनके लिए तो अलग इंतज़ाम है। जो आम जनता के लिए इंतज़ाम है, उस इंतज़ाम की पोल ये खबरें खोल रही हैं जिन खबरों को दबाया जा रहा है। आप ये सोचिए कि श्रद्धालुओं की जान को आपने नंबर बना दिया, और वो नंबर भी जिस नंबर को आपने झूठ बोला, कई घंटे तक आप ये कहते रहे कि किसी की जान नहीं गई है, और उसके बाद माना भी तो झूठ नंबर माना। तो ये कीमत तो इस सरकार ने छोड़ी है। यहाँ से जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में आपने सुना होगा, टेबल हो चुका है और इस पे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी जो है वो कहीं ना कहीं साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नजर आ रहे हैं पे तो हम नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी अगर नजर आ रहे हैं तो कहाँ नजर आ रहे हैं वो दिखाएं। नीतीश कुमार वक्फ बिल पे सरकार के साथ है या अपनी जनता के साथ है, वो उनको जवाब देना पड़ेगा। नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू या ये सरकार पूरी तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल पे उन्होंने जानबूझ करके एक सर्टेन तरीके से मुसलमानों को छलने की कोशिश की है। वक्फ अमेंडमेंट बिल इम्तहान होगा। कई बार नीतीश कुमार मुसलमानों के इम्तहान में फेल हुए हैं, फिर भी मुसलमानों का एक थोड़ा छोटा मोटा तबका जो है उनके साथ रहता है। आपके चुनाव जो बिहार में होने वाला है, क्या लगता है उसका असर रहेगा इस पर? देखिए, वक्त असर रहने की बात नहीं है। बात हर चीज़ चुनाव से नहीं होती है। बात तब होती है जब आप सरकार में होते हैं। नीतीश कुमार जी इस सरकार में हैं, वो इस एनडीए का हिस्सा हैं, और उनको ये जवाब देना होगा यहाँ पे कि वो वक्फ के साथ है कि नहीं। सीए के साथ थे, वो एनआरसी के साथ थे, वो उस वक्त भी उन्होंने मुसलमानों को छला था और आज भी मुसलमानों को छल रहे हैं। मैं बिहार के मुसलमान बेवकूफ़ नहीं हैं। बिहार के सारे मुसलमान एक तरफ नीतीश कुमार को इसका ऐसा जवाब देंगे आने वाले चुनाव में कि उनको याद रखना पड़ेगा कि मुसलमानों के साथ बार बार ये छल नहीं चलेगा। क्या लगता है कि जो बिल टेबल हुआ है, ये बिल पूर्ण रूप से जो है वो आ जाएगा, या इसको रोकने के लिए जो है नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू जो है वो आगे कुछ कर सकते हैं या स्टेप ले सकते हैं? देखिए, अगर आप देखिएगा पीछे, नीतीश कुमार ने सीए के टाइम कोई स्टेप नहीं लिया और बिलों के टाइम कोई स्टेप नहीं लिया। अब यहाँ पे फिर उनके सामने ये आया है टेस्ट कि वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं स्टेप। पार्लियामेंट फिर से 10 मार्च से स्टार्ट होगा और उसमें नीतीश कुमार को ये उनके सामने ये बात रहेगी। उनको बिल्कुल रखना चाहिए, उनको सरकार के सामने। अगर वो अपने आप को इस बार भी फेल करते हैं, बार बार उन्होंने फेल किया है, तो मुझे उम्मीद नहीं है वैसे नीतीश कुमार से कोई भी अच्छी, लेकिन फिर भी उनको ज़रूर जनता का साथ देना चाहिए। जो जनता चाहती है कि जिस वक्फ अमेंडमेंट बिल को जिस तरीके से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उन अमेंडमेंट्स को ऐसा, आप सोचिए ना, वक्फ अमेंडमेंट बिल है, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट में रखा जाएगा और आप वहाँ पे उस जेपीसी के अंदर डेमोक्रेसी को तार तार कर दिया गया। जो विपक्ष के जेपीसी के मेंबर्स थे उनको भगा दिया गया। और आप बताइए, ऐसे अमेंडमेंट का क्या मतलब है भाई? ऐसी जेपीसी का क्या मतलब है जहाँ पे जेपीसी से जिन्होंने आपके साथ बात आपके मुखालफत में रखी या उन्होंने अपने अलग पॉइंट्स रखे, आपने उनको निकाल दिया। ये कौन सा डेमोक्रेटिक तरीका है किसी बिल को रखने का? और अगर डेमोक्रेटिक तरीका है तो इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको भी जाहिर करिए। आप प्रोसीडिंग्स को तो आप पार्लियामेंट में नहीं रख रहे हैं, पार्लियामेंट में रखिए प्रोसीडिंग्स को भी कि जेपीसी की प्रोसीडिंग्स क्या हुई थी, किसने क्या कहा था और कौन सी बात रखी गई थी। तो ये जो आप तरीका अपना रहे हैं, पूरा का पूरा डेमोक्रेसी को तार तार करने का तरीका है।